माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ, यानी कि किरचॉफ्स लॉ पर हम आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मैंने व्हीट स्टोन सेतु तक आप लोग को पढ़ा दिया था, यानी कि व्हीट स्टोन सेतु तक न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, बचा था किरचॉफ्स लॉ, मीटर सेतु और विभवमापी का। ठीक है, तो हम लोग इस पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है मैं लिख दे रहा हूँ, वो दिया हुआ है कि बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। किसी परिपथ में दो सेलें ए तथा बी जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। ठीक है, समांतर क्रम में 1 ओम के प्रतिरोध से संबद्ध है। यदि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 1.5 ओम तथा 0.5 ओम हों तो परिपथ में प्रवाहित धारा तथा सेलों के सिरों के विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, मतलब इस किरचॉफ पे आधारित है। कह रहा है कि किसी परिपथ में दो सेलें ए तथा बी हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई परिपथ हम ले लेते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये सेल ए है। ठीक है, और एक सेल हम ले लेते हैं और ये सेल बी है, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, कह रहा है जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। ये है 1.5 वोल्ट, ये है 1.5 वोल्ट। बात समझ में आई? फिर कह रहा है समांतर क्रम में 1 ओम के प्रतिरोध से संबंधित, यदि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 1.5 ओम हो तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, बात समझ में आई? कितना है? 1.5 ओम और कितना है? 0.5 ओम। बात समझ में आई? और ये 1 ओम से 1 ओम के प्रतिरोध से संबंधित है। ठीक है, मतलब समांतर क्रम में संबंधित है। कितना है इसका प्रतिरोध? 1 ओम। बात समझ में आई यहाँ तक? तो परिपथ में प्रवाहित धारा, तो धारा एक तो यहाँ से निकल रही है, इसको हमने मान लिया I1, एक यहाँ से धारा निकल रही है, इसको हमने मान लिया I2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I3 = I1 + I2। बात समझ में आई यहाँ तक? तो परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी कि हमको क्या निकालना है? हमको I1 व I2 की वैल्यू निकालनी है और साथ में V1 व V2 की वैल्यू प्राप्त करनी है। हमें इन्हीं चारों की वैल्यू प्राप्त करनी है। बात समझ में आई? तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? समेशन I × R = समेशन E। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ किसी बंद परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, किसी बंद परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगने वाले, किसमें लगने वाले? उस पास में लगने वाले बंद परिपथ में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम यही है।
ठीक है, ये तो हम जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कह रहा है, इसकी बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है, इसको हम मान लेते हैं ए बी माने हैं, इसको हम मान लेते हैं पी, इसको हम मान लेते हैं क्यू आर एस टी, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं यू। बात समझ में आई? तो अगर हम बंद पास इसके लिए देखें, पी क्यू आर एस के लिए देखें, तो देखेंगे यहाँ पर बंद पास पी क्यू आर एस पी के लिए, बंद पास पी क्यू आर एस पी के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं क्या होता है, I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा R1 की वैल्यू, इसको हम मान लेते हैं R1, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं R2 और इसको हम मान लेते हैं R3। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो बंद पास PQRSP के लिए देखा जाए तो क्या हो जाएगा, I1 है R1 है, ठीक है। तो ये हो जाता है I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E1 माइनस E2। इसलिए R1 की वैल्यू कितनी है, 1.5 I1, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं 1.5 इंटू I1 माइनस डॉट करके लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तो आप थोड़ा सा दिखाई भी देगा, ठीक है। तो 1.5 I1 हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 0.5 R2, 0.5 I2 इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है, 1.5 माइनस 1.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू I1 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 I2। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? अब क्या करेंगे, अब हम लिख सकते हैं इसको या, और इसका मतलब या होता है और, ये हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 0.5 और ये हो जाएगा I1, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है 15/5 I1, ठीक है। तो 5 तिहाई 15, तो I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, I2 इज इक्वल टू हो गया 3 I1। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। क्या मान लिया? इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा, लिखेंगे यहाँ पर बंद पाश RTUSR के लिए, RTUSR के लिए, बंद पास RTUSR के लिए, RTUSR के लिए। तो क्या होता है सूत्र होता है आपका I2 R2 प्लस I3 R3 इज इक्वल टू E2, यही होता है। तो ये I2 R2 तो ये है, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 I2 प्लस I3 R2, ऐसे लिखेंगे I2 R2 प्लस I3 R3 इज इक्वल टू E2। यही फार्मूला होता है आपका बंद पास 2 के लिए। तो मुझे इसको मैं इससे मिटा दे रहा हूँ, जगह कमी हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर यहाँ देखिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, I2 R2 है, तो I2 कितना है इसमें, I2 है, और R2 कितना 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 I2 मल्टीप्लाई बाई ये 0.5 इंटू I2 प्लस I3 R3। I3 क्या होता है, I3 इज इक्वल टू होता है I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2, और R3 की वैल्यू कितनी है, 1 ओम, 1 इज इक्वल टू E2 की वैल्यू कितनी है, 1.5। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए क्या करेंगे, इसी या इज इक्वल टू या, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
0.5 I2 प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1.5। ये हो जाएगा आपका कितना 0.5, ठीक है, 0.5 I3, I2 और I2 में क्या हो जाएगा I3, और ये हो जाएगा I1। कितना हो जाएगा I1, वैसे लिख सकते हैं आप I1 प्लस 0.5 I3 इज इक्वल टू 1.5। बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आप लोग नोट करें। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुई? अब देखिए क्या करेंगे। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर मैं चेक कर लेता हूँ बंद पास इक्विवेलेंस के लिए I1 R1 I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 1.5 इंटू I1 0.5 इंटू I2 1.5 1.5 0 हो जाएगा। 1.5 इंटू I1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू I2, तो I2 इज इक्वल टू 1.5, तो दशमलव पड़ गया 15 I1, ठीक है। I2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 I1, तो बंद पास RT के लिए I2 R2 प्लस I3 R3 इज इक्वल टू E2, तो 0.5 इंटू I2 I1 प्लस I2, क्योंकि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 1.5 0.5 I2 प्लस I1 प्लस I2 1.5, ये हो गया I1 और 0.5 I2, और यहाँ पे तो I2 I1 प्लस 0.5 I3, ठीक है। यहाँ पे I2 के बगल में एक छुपा होता है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1.5 I3। बात समझ में आई? 1 और 0.5 को जोड़ेंगे तो 1.5 I3 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे यूजिंग 1 in 2 वी गेट, समीकरण नंबर 1 का उपयोग समीकरण नंबर इसमें करने पर, समीकरण नंबर 2 में करने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 का यूज समीकरण नंबर 2 में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो हमको वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो I2 इक्वल टू 3/1 है, तो ये हो जाएगा I1 प्लस 1.5 इंटू, और I2 की वैल्यू है, तो ये तो I2 होगा, ठीक है, और I2 की वैल्यू कितनी है 3 I1, I2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू I1, ठीक है, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1.5, ठीक। ये कितना हो जाएगा I1 प्लस 15 या 45 4.5 I1, ठीक है, इज इक्वल टू 1.5। बात समझ में आई यहाँ तक? ये कितना हो जाएगा 4.5 I1 और I1 कितना हो जाएगा 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 5.5 I1, कितना हो जाएगा 5.5 I1। बात समझ में आई? 5.5 I1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, मैं थोड़ा इसको यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से देखिए अब ये हो जाएगा 5.5 I1, ठीक है, इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है आपका I1 इज इक्वल टू 1.5 अपान 5.5, ये हो जाएगा 15/55, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 नहीं 15 और 5 एकम 5 5 एकम 5, तो I1 की वैल्यू कितनी मिली? I1 की वैल्यू मिली हमें 3/11 एम्पियर, ठीक है। चाहे तो आप इसको दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं, क्लियर। तो I1 की वैल्यू कितनी मिली
3/11 एम्पियर। बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, इस I1 की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। बात समझ में आई? ये जो I1 की वैल्यू हमें मिली है, इसको हम किस में पुट करेंगे? इसको हम पुट करेंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा मिटाना होगा, मैं हाथ से मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए I1 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, I1 के मान को समीकरण 1 में जब रखेंगे तो इस स्थिति में क्या मिलेगा हमें मिलेगा I2 = 3 × 3/11। तो ये हमको क्या मिलेगा? ये मिलेगा I2 = 9/11 एम्पियर। ठीक है, हमें I2 की वैल्यू भी प्राप्त चल गई। कितना हुआ? I2 = 9/11 एम्पियर। तो हमें I1 और I2 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि V = E-I/R होता है। कितना होता है? V = E-I/R होता है। तो इसमें मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन कैपिटल R का मान दिया है, ये R1 है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा V1 = ठीक है, और E की वैल्यू कितना दिया हुआ है? E की वैल्यू दिया हुआ है आपका 1.5 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1.5, और I की वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये हो जाएगा, देखिए ऐसे होगा V1 = E1 - I1 और R1, क्योंकि यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ने क्या माना है? कैपिटल R1 से माना है। तो हम कैपिटल R1 कर देते हैं यहाँ पे, इसलिए V1 = E1 क्या मिलेगा हमें? थोड़ा सा मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, जगह मिलेगी लिखने के लिए। ये हो जाएगा V1 = E1 की वैल्यू क्या है? 1.5 माइनस I1 की वैल्यू क्या मिली है? I1 की वैल्यू मिली है 3/11। ठीक है, और R1 की वैल्यू क्या है? R1 की वैल्यू है 1.5। बात समझ में आई यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये हो जाएगा V1 = 1.5 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या मिलेगा? 1 - 3/11। ठीक है, तो ये हो जाएगा V1 = 1.5, 11 कम 11 में से 3 घटाओगे तो ये बचेगा 8/11। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ये दशमलव हटाएगा तो 10 मिल जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, और ये हो जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2। क्या मिलेगा हमें मिलेगा V = 3 × 4/11। ये हो जाएगा 12/11 वोल्ट। ठीक है, जो हमें V1 की वैल्यू मिली, कितनी मिली? 12/11 वोल्ट। बात समझ में आई? यहाँ तक नोट करिए। अब देखिए क्या करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए, अब निकालेंगे नाउ अब V2 = E2 - I2 R2। ठीक है, अब विभवांतर, इस सेल का विभवांतर निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका V2 = E2 की वैल्यू कितनी है? 1.5 माइनस I2 की वैल्यू कितनी है? 9/11। ठीक है, और R2 की वैल्यू कितनी है? 0.5। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा V2 = 1.5, 9 × 5 होता है 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.5/11। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, हम ये लिख देते हैं, ये हो जाएगा 10 इसके नीचे 10 हो जाएगा, और ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 110 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 11 × 10
11 दहा में 110, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, या ऐसे कर सकते 5 दूनी 10 और 5 यहीं 15। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 9 45। तो ये हो जाएगा V2 = 3/2 -9/22, ठीक है। तो V2 = इसका एलसीएम लेंगे तो 22, तो ये 11 बार में जाएगा, तो 11 दिया 33, और ये हो जाएगा एक बार में 9। तो 33 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 4 9 26, 4 3 7 6 24, 24/22, ठीक है। तो V2 = हो जाएगा 24/22, ये 2 एकम में 2, 2 दूनी 4, 2 एकम में 2, ठीक है। तो V2 की वैल्यू कितनी मिली, 12/11 वोल्ट। V2 की वैल्यू कितनी मिली, V2 की जो वैल्यू मिली हमें वह मिली 12/11 वोल्ट। क्लियर यहाँ तक, इसको आप लोग नोट कर लें। अब एक क्वेश्चन हम लोगों ने किरचॉफ लगा लिया, बाकी आप लोग उसी बेस पे लगाते रहिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे पोटेंशियोमीटर पर। तो पोटेंशियोमीटर का जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि किसी विभव मापी में 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक बल सेल के लिए संतुलन बिंदु 347.4 सेंटीमीटर लंबाई प्राप्त होता है। विभव मापी में विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दूसरा सवाल देखिए, इस पर है पोटेंशियोमीटर पर, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि E = होता है K × L। तो E का मान कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका 1.0182, ठीक है, = K × 339.4, ठीक है। तो K = कितना हो जाएगा, 1.0182 अपॉन 339.4 काटेंगे तो K की वैल्यू मिलेगी 0.8 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। कितनी मिलेगी, वोल्ट प्रति मीटर, ये K की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक देखिए, बात समझ में आई यहाँ तक। अब हम बात करेंगे इसी पर आधारित, एक तो पोटेंशियोमीटर का हो गया, ठीक है, विभव का हो गया, विभव मापी का, विभव प्रवणता का, और एक हम निकालेंगे मीटर ब्रिज का। एक क्वेश्चन मीटर ब्रिज का देखिए, तीसरा क्वेश्चन आज का क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। कह रहा है कि एक दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर सेतु से ज्ञात करने के लिए बाएं ओर के रिक्त स्थान में लगे प्रतिरोध बॉक्स में से 2 ओम प्रतिरोध लेने पर शून्य विक्षेप स्थिति 40 सेंटीमीटर मिलती है। तार का प्रतिरोध क्या है, तार का प्रतिरोध पूछ रहा है। तो पहले तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, S = होता है R 100 - L/L, ठीक है। तो S = R की वैल्यू कितना दी हुई है, 2 ओम, और ये दिया है 100 - 40 सेंटीमीटर, ये 40, ठीक है। ये हो जाएगा S = 2 × 60/40, 2 दूनी 4 20, 2 3 6 0, 2 एकम 2, 2 और 0 हो जाएगा, 2 15 29, ये हो जाएगा 2 5 10 और 5 3 15। तो S की वैल्यू कितनी मिली, S की वैल्यू मिली 3 ओम, ठीक है। S की वैल्यू कितनी मिली हमें, S की जो वैल्यू मिली वह मिली 3 ओम, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स में से कितने ओम के प्रतिरोध लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो कितने ओम के प्रतिरोध लेने पड़ेंगे, यानी कि कैपिटल R का मान पूछ रहा है। तो यही सूत्र में हम इसको रखेंगे, इसी सूत्र में रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 = कैपिटल R, ठीक है। ये हो जाएगा 100 - 60/60, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा 3 = R × 40/60, ये हो जाएगा 2 3 6 और ये 0, ये 2 दूनी 4, ये 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 एकम 2 0, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 = 10R/15, ठीक है। 10R/15, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 10R = 45,
ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 9 45। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो 2 चौकी 8 और 2 पच्चे 10, 4 9 5 आएगा। हाँ 4 9 5 आया। तो जो r की वैल्यू मिली वो कितनी मिली 4.5 ओम। ठीक है, r की वैल्यू कितनी मिली 4.5 ओम। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर चल रहा था आपका किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, यह आज पूरी तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या कर लिया? पढ़ लिया, समाप्त हो गया ये चैप्टर। ठीक है, तो जो आपको अगर कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आते हैं, ठीक है, उसको आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, वैसे भी आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, कुछ भी खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग यूनिट 3 की शुरुआत करेंगे और उसमें जो पहला चैप्टर है आपका है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो अभी तक के लिए थैंक यू।